हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है भाई। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी द्रव को किसी कंटेनर में रखेंगे तो उसके कौन कौन से गुणधर्म के ऊपर असर पड़ेगा, मतलब उसके अंदर में दाब किस प्रकार से होगा, क्या वो अपने सतहों पर बल लगाएगा, उसके खुले सतहों पर क्या होगा, उसके बॉटम सतह पर क्या होगा। इन्हीं सभी चीजों के डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर में हम लोग कर रहे हैं। मतलब इसके पहले पोर्शन में हम लोग कर रहे हैं द्रव स्थितिकी की बात। तो इसी सिलसिले में इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हमारे बुयंसी को, मतलब उत्प्लावन बल को, और इसके साथ साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करने वाले हैं। इस सेशन में जो हम समझेंगे, आप सिंपली समझ सकते हैं कि यहां पर डिस्कशन होने वाला है कि किस तरीके से कोई चीज तैर सकती है और क्यों कोई चीज डूब जाती है। अगर हमें खुद तैरना सीखना होगा तो हम कैसे तैर सकते हैं, और ऐसा भी कह सकता हूं कि भैया कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स को हम किस किस केसेस में पानी के अंदर या किसी भी द्रव के अंदर मूव करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहां पे जहाज भी तैराएंगे, हम यहां पे पनडुब्बी की भी बात करेंगे, हम यहां पर बिल्कुल ऊपर ऊपर फ्लोट करने की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, क्योंकि ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आने वाला वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। तो शुरुआत करें सबसे पहले उत्प्लावन बल की। तो देखिए, ये जो बुयंसी है, जो उत्प्लावन बल है, ये अल्टीमेटली आप ऐसा समझ सकते हैं, उत्प्लावकता जो बुयंसी जो पार्ट है, ये हमारे ब्यूवेंट फोर्स के कारण होती है, मतलब हमारे उत्प्लावन बल के कारण। अब ये उत्प्लावन बल क्या है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर वो संतुलन की अवस्था में हो, किसी कंटेनर के अंदर में आपने कोई लिक्विड रखा है, चलिए पानी की बात करते हैं, एक टब में हमने पानी रख लिया। अब वो टब की सभी दीवारों पर पानी के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा होगा वो समान होगा, क्योंकि हमने तो ये डिस्कस किया कि समान दाब संचरित होता है पानी के अंदर सभी जगहों पर। ठीक है, किसके हिसाब से, तो जो हमारे पास्कल थे उनके अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने ये भी कहा था कि गुरुत्वीय त्वरण को आप है ना नेग्लेक्ट करोगे तब, अगर नहीं किया तो उन्होंने कहा कि सतह पर, जिस क्षैतिज सतह पर है, उस पूरे क्षैतिज सतह पे दाब बराबर होगा, और पूरी फ्लूइड के दीवारों पर फ्लूइड एक बल लगाएगा, और दीवार भी फ्लूइड के ऊपर उतना ही बल लगाते हैं, इसी कारण से वह फ्रीली उस कंटेनर के अंदर में रुका हुआ है पानी। अब मैं कहता हूं कि उसके अंदर किसी चीज को डुबाइए। जैसे ही मैं किसी चीज को डुबाऊंगा, मतलब किसी ठोस वस्तु को मैं उस द्रव के अंदर डुबाने के लिए ले जाऊंगा, तो वो द्रव, चूंकि प्रेशर सब जगह सेम है, तो वो द्रव अपने अंदर उसको आने देने से रोकेगा, बोले भैया मेरे अंदर समाहित मत हो यार। तो क्या करेगा, द्रव उस सॉलिड के ऊपर बाहर की तरफ एक बल लगाएगा, और जो वो बाहर की तरफ बल लगाएगा, जो वो ऊपर की तरफ बल लगाएगा, उसी को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। मतलब किसी द्रव में किसी ठोस को डुबाने पर द्रव द्वारा लगाया गया, ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। कितना होता है, क्या होता है, इसके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, लेकिन जो द्रव बल लगा रहा है उसको हम कहते हैं भैया उत्प्लावन बल। ठीक है, अब उत्प्लावन बल का काम क्या है भाई, तो उस सॉलिड को ऊपर की तरफ उठाने का। अब जब ठोस को ऊपर की तरफ उठा रहा है तो ठोस हमें क्या ऐसा प्रतीत होने लगता है, हल्का प्रतीत होने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जब पानी के अंदर किसी बाल्टी को, भरी हुई बाल्टी को आप लेकर के चलेंगे, हल्की महसूस होती है। या फिर आपने टब लिया था, तो टब में आप एक मग लीजिए, और मग में पूरा पानी भरा हुआ, टब के अंदर अंदर ही, मतलब पानी में डुबाए डुबाए आप उस मग को घुमाने की कोशिश कीजिए, उठाने की कोशिश कीजिए, डुबाने की कोशिश कीजिए, आपको हल्का प्रतीत होगा। लेकिन जैसे ही मग को पानी की सतह से ऊपर उठाएंगे, आपको मग भारी महसूस होने लगेगा। तो भैया सीधी बात समझ में आ रही है कि जब तक वो लिक्विड के अंदर डूबा था, तब तक एक मुझे एक्सटर्नल फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, वो मुझे मदद कर रहा था ताकि मैं उस मग को उठाए रख सकूं। अब मग को उठाने में कोई दूसरा भी मुझे मदद करेगा तो मुझे तो हल्का ही प्रतीत होगा ना, लेकिन जैसे ही सतह से बाहर आया मुझे भारी प्रतीत होने लगा, क्योंकि नीचे से जो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था वो हट गया। तो देखिए,
हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कुएं से बाल्टी द्वारा पानी निकालते समय जब पानी से भरी बाल्टी पानी के अंदर होती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। अब एक कुआं आपने अभी के समय पे तो बड़ा रेयर सी बात है ना देखना, बट टंकी वगैरह तो आप सभी ने देखी होगी है ना, पानी की जो टंकी होगी उसमें से अगर हम बकेट से पानी निकाल रहे हैं, उसमें स्टेयर कर रहे हैं बाल्टी को, तो कुछ होने वाला नहीं है, बहुत हल्का महसूस होता है। किंतु जो ही पानी से बाहर आती है भारी प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार द्रव के अंदर किसी बोझ को आसानी से उठाया जा सकता है या चलाया जा सकता है। इसी तरीके से आप अगर स्विमिंग पूल में गए होंगे तब आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। स्विमिंग पूल में कोई लेट जाए और उसको उठाना हो, बहुत हल्के तरीके से आप उसको उठा सकते हो, बहुत हल्के तरीके से। रीजन क्या है? ब्यूएंट फोर्स, है ना। किंतु जब वही बोझ द्रव के बाहर होता है तो उठाने में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में अधिक बल लगाना पड़ता है। जब वो लिक्विड के अंदर था, ये बाल्टी कुएं के अंदर पानी के अंदर थी, तब तक वो हल्की महसूस हो रही थी, लेकिन कुएं से जैसे मुझे बाहर निकालना पड़ा तो मुझे ये भारी महसूस होने लगी। भारी होने का कारण क्या है भाई? तो भारी होने का इसका सीधा सिंपली कारण है कि भैया जब द्रव से वो बाहर की तरफ निकला तो वो जो एक ब्यूएंट फोर्स काम कर रहा था वो बंद हो गया, वो अब नहीं काम कर रहा। तो देखिए, इस प्रकार जब कोई ठोस किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव उस ठोस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल या उछाल बल कहते हैं या उत्क्षेप कहते हैं। कॉमन नाम उत्प्लावन बल है, ब्यूएंट फोर्स है, ये सबसे ज्यादा इस नाम से जाना जाता है। उछाल भी कह सकते हैं, उत्क्षेप भी कह सकते हैं, लेकिन ब्यूएंट फोर्स से याद रखेंगे, ठीक है। कोई भी ठोस किसी भी द्रव में डुबाया जाता है तो उस ठोस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करने लगता है। ये देखिए, इसके अंदर में कुछ फ्लूइड भरी हुई है, इसके अंदर में हमने क्या भरा है भैया? कुछ फ्लूइड भरा है। ठीक है, अब देखिए जरा क्या हो रहा है। इस फ्लूइड के अंदर मैंने एक कोई सॉलिड ला करके डुबाया, तो इसके अंदर एक ठोस ले आकर के डुबाते हैं। चलिए, ये ऐसा एक ठोस इसके अंदर में ले आकर के मैंने डुबा दिया। अब जैसे ही ठोस इसके अंदर आएगा डूबने के लिए, तो इस ठोस ने यहां पर कुछ ये जितना ये जल होगा इसको क्या करेगा? ये विस्थापित करेगा। ये जितनी दूरी में आएगा उतनी दूरी में यहां पे जल क्या करेगा? यहां पे ये जल को विस्थापित करेगा, जल का विस्थापन कराएगा। अब जो ये जल का विस्थापन करा रहा है उसके कारण नीचे से ये जो जल है यहां पर, ये ऊपर की तरफ यहां पे ये जो विस्थापित हुआ ये ऊपर की तरफ बल लगाएंगे, ठीक है। अब इस पे हो क्या रहा है? तो हो सिंपली यही रहा है कि भैया इसके अंदर इसके ऊपर नीचे की तरफ एक mg भी तो काम कर रही है जो इसका भार है, और ऊपर की तरफ ये उत्प्लावन बल भी काम कर रहा है। मतलब ये लिक्विड द्रव भी ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। ये जो बल लगा रहा है इसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। मतलब एक mg नीचे की तरफ कार्यरत है और उत्प्लावन बल जो है उत्प्लावन बल जो है ये ऊपर की तरफ कार्यरत है। दो बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। तो मुझे यहां पर ये वस्तु जो है वो हल्की प्रतीत होगी, मतलब mg माइनस उत्प्लावन बल दिख रहा है। इसकी मैं बात करूंगा, ठीक है। ये समटाइम्स पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, लेकिन मुझे ये बात तो समझ में आ रहा है कि इस mg में कुछ ना कुछ कमी आ गई, नीचे से कोई टांग करके मुझे मदद कर रहा है, ठीक है। तो क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां पर? तो ये कह रहे हैं कि भैया किसी तरल मतलब द्रव या गैस की इस प्रवृत्ति को जिसके कारण वह किसी वस्तु को ऊपर की ओर बल लगाता है उत्प्लावकता कहलाता है। ये प्रॉपर्टी इसकी कहलाती है ब्योयंसी, उत्प्लावकता, जिसके कारण ये किसी वस्तु को
अगर किसी ठोस को किसी द्रव में या किसी गैस में जब डुबाते हैं तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ जो ये बल लग रहा है, इसी को हम उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता के कारण ही द्रव के अंदर कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है, अर्थात उसका भार कम होता है। ये देखिए ना, उसका भार कम होने का कारण समझ में आ गया ना कि जब ये नीचे की तरफ जा रहा था तो इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स, ऊपर की तरफ एक बल लग रहा है जो कि उसको हल्का प्रतीत करवा रहा है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि उत्प्लावन बल का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल का सबसे पहला तो वस्तु के आयतन पर, क्योंकि देखिए ना, जितना द्रव वो हटाता है, जितने द्रव को आपने विक्षेपित किया है वही ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जिसको आपने विक्षेपित ही नहीं किया वो उठाने की कोशिश नहीं करेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने देखा होगा लाइव कंसर्ट में बहुत सारे सिंगर्स क्या करते हैं भैया, तो वो स्टेज से कूद जाते हैं, भीड़ में, स्टेज पर से सीधे भीड़ में कूद जाते हैं। अब सोचिए कितना खतरनाक, अगर भीड़ हट गई तो सीधे नीचे धम, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भीड़ भैया क्या करती है, उनके चहेते सिंगर है भाई, जैसे ही वो कूदता है सिंगर, क्या करता है, ये पूरी भीड़ उसको हाथों हाथ टांग लेती है और फिर उसके बाद उछाल भी देती है। तो पॉइंट समझिए ना, जो सिंगर जाकर के जब गिरा है ना भीड़ के ऊपर, तो भैया जितनी दूरी में जाकर के गिरेगा, जिन जिन लोगों को वो प्रभावित करेगा वही उठा करके वापस से फेंकेंगे ना। अब भीड़ खूब सारी है, यहां से लेकर के ये यहां तक की खूब सारी भीड़ है, खूब सारे लोग हैं, खूब सारे लोग हैं, खूब सारे लोग हैं, खूब सारे लोग हैं, ये लोग है भैया, जनता है। लो, ये खूब सारे लोग भीड़ में बिल्कुल लगे हुए। अब सिंगर जो गिरा वो ऐसा गिरा भाई, ठीक है। तो अफेक्टेड कितनों को किया, सिर्फ इतनी दूरी के लोगों को अफेक्टेड किया है ना। तो इतनी दूरी के लोग इसको उछाल करके ऊपर फेंकेंगे ना, इसको कोई लेना देना, इसको कोई लेना देना, इन लोगों को कोई लेना देना ना, इसको भी कोई लेना देना नहीं। जिस भीड़ पे गिरा वही वाली भीड़ उसको उछाल के ऊपर करेगी। तो पॉइंट समझ लीजिए, जितना आयतन होगा है ना, उसके ही अकॉर्डिंगली ब्यूएंट फोर्स लगेगा, क्योंकि जितना आयतन होगा उतने दूर के द्रव को वो क्या करने वाला, हटाएगा, ठीक है। तो देखिए, द्रव में डूबे हुए वस्तु का आयतन जितना अधिक होता है, उत्प्लावन बल का मान भी उतना अधिक होता है। और दूसरा, द्रव के घनत्व, द्रव का घनत्व जितना अधिक होता है, उत्प्लावन बल का मान भी उतना अधिक होता है। ये सीधा फैक्टर इस तरीके से भैया कि अगर इसी कंटेनर के अंदर, जो हमने कंटेनर लिया था, वापस से लेते हैं, इसके अंदर द्रव भर दिया जाए, ठीक है, इसके अंदर भर दिया भाई हमने द्रव, ठीक है। अब क्या करना है, तो इस द्रव के अंदर में जब हमने किसी ठोस को ले जाकर के रखा हुआ है, तो वो ठोस के ऊपर हो जो रहा है काम, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो कह रहे हैं कि भैया जितना आयतन होगा, आयतन का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैंने एक ऐसा ब्लॉक ले जाकर के रखा और उसी जगह पे एक ऐसा ब्लॉक, एक ऐसा प्लेट ले जाकर के रखा, ये देखिए, ये मैंने एक ऐसा प्लेट रखा हुआ है और इधर में एक ब्लॉक रखा है। दोनों में क्या दिख रहा है, मैं कहता हूं कि दोनों भार में समान है, दोनों जो हैं ये भार में समान है, लेकिन भार में समान होते हुए भी, दोनों भार में समान होते हुए भी, इसने कम आयतन घेरा है, इसका आयतन जो है कम आयतन है और इसका ज्यादा आयतन है, ठीक है ना। ये ज्यादा एरिया कवर किया और भार मान लीजिए दोनों का समान है। मैं क्या बोलता हूं, ये और ये, इन दोनों का जो भार है, भार समान हो, एक बराबर भारी है, प्लेट भी और ये ब्लॉक भी। तो इसने, अगर आप इसको देखेंगे इस प्लेट को, तो इसने ज्यादा पानी हटाया है ना भाई, तो मतलब इसके ऊपर ब्यूएंट फोर्स देखिए कहां से लगना शुरू होगा, ये भी लगाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये इतने सारे ब्यूएंट फोर्स लगेंगे। और ये ब्यूएंट फोर्स हमेशा एक अपथ्रस्ट फोर्स है, सतह पर लंबवत कार्य करेगा और हमेशा ऊपर की तरफ काम करेगा। यहां पे जो फ्लूइड हटा है, यहां पे जो फ्लूइड हटा है, इसके कारण जो बल लगेगा वो एक ये और ये, बस, इसके अलावा तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पे ये लगने वाला ब्यूएंट फोर्स ज्यादा है, यहां पर लगने वाला ब्यूएंट फोर्स कम है।
यही कारण भी होता है कि भैया ये जो है ना, ये तैर रही है, डूब गई। दूसरा एक और कहानी है बिवेंट फोर्स लगने का, द्रव का घनत्व। अगर ये द्रव जो है, जैसे मैंने मान लीजिए इसको लिया है जल, तो देख रहा हूं प्लेट तैर रही है और ये जो लोहे का ब्लॉक है वो नीचे जाके डूब जाएगा। लेकिन इसको जल की जगह पे मैंने कहा कि ना, आप इसको ले लो शहद, अब इसको हनी ले लो। तो शहद लेंगे तो वो गाढ़ा होगा ना। जब शहद गाढ़ा होगा तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, कि ये गाढ़ा है, यानी इसके द्वारा ये जो लगाएगा बल, इसका द्रव का घनत्व जो है ये ज्यादा हो गया, मतलब लगाया गया जो बल होगा उसका मान भी ज्यादा होगा। अब ज्यादा भार हटाएंगे तो ज्यादा बल लगेगा, तो घनत्व ज्यादा होगा तब भी हमें मदद मिलने वाली है। मतलब ज्यादा घनत्व वाले लिक्विड में बिवेंट फोर्स ज्यादा होता है, उसमें उत्प्लावन बल ज्यादा होता है। तो दो तरीके हैं, या तो ज्यादा आयतन हटाइए या फिर द्रव का घनत्व बदल दीजिए। जैसे डेड सी की हम बात करते हैं, डेड सी मतलब मृत सागर की बात करते हैं, उसका पानी इतना ज्यादा खारा होता है कि उसमें कोई भी चीज सरवाइव नहीं कर पाती या कोई डूबता नहीं है। तो रीजन क्या है, वो इतना ज्यादा गाढ़ा है, उसमें गाढ़ापन, उसका घनत्व इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा भी अगर जल हटा, थोड़ा सा भी उसका जल हटा तो उस पर लगने वाला बिवेंट फोर्स का मान बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं हम कहां पे, हम जैसी बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, तो वहां पे ये बात क्लियर भी हो जाएगी कितना ज्यादा होगा, किस केस में ये होने वाला। बस अभी के लिए क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ठंड के दिनों में नहाने में भैया थोड़ी देर तक तो डर लगता ही है ना, तो क्या करते हैं अपन बकेट में पानी भरते हैं और मग्गे से पानी उठाते हैं, फिर वापस उसी में डालते हैं, फिर उठाते हैं, फिर वापस उसी में डालते हैं। सबने किया होगा। और नहीं तो क्या कहते हैं भैया, मग्गे को ऐसा उल्टा करके और दबाते हैं मग्गे को उसी पानी में, और दबा करके ऐसा छोड़ना, वो उछल जाएगा ऊपर की तरफ, पता है। तो आपने लिक्विड को हटाने की कोशिश करी, अब लिक्विड हटा नहीं, क्यों? क्योंकि मग को आपने उल्टा करके रखा था ना, उल्टा करके रखा था, इसका मतलब वो बीच में वैकेंट स्पेस था। भाई मग में जब तक कोई बबल रहेगा, गैस रहेगी, तब तक पानी तो घुसेगा नहीं। तो मग्गे को ऐसा उल्टा करके रखते तो मग्गा तो अंदर खाली ही रहता है भैया। हाथ ऐसा करके ऐसा डुबा करके देखना, हाथ सूखा ही रह जाता, पता है। मतलब मग्गे में पानी नहीं भरा, आपने नीचे किया तो उसमें बिवेंट फोर्स भी लग रहा है, आपने जैसे ही छोड़ा वो बिवेंट फोर्स ने उसको उछाल दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसा करके देखना, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल मिलेगा इस तरीके से। यही उत्प्लावन बल है। जब आप किसी चीज को नीचे डुबाते हो तो वो आपको डुबाने देने से मना करता है भैया, आपको रोकता है, आपके ऊपर एक फोर्स लगाता है। वो जो फोर्स का मान आप महसूस कर पा रहे हैं डुबाते समय, वही है उत्प्लावन बल, वही है बिवेंट फोर्स। ठीक है, चलिए। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब मैंने किसी मग को पानी से भर करके हवा में उठाया तो भारी महसूस हो रहा है, और पानी में डुबा दूं तो फिर हल्का महसूस होने लगा। अब पहले और बाद में जो भार का अंतर है वही है बिवेंट फोर्स। ठीक है, अब कारण देखते हैं, क्या कारण भैया ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, हम जानते हैं कि द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर दाब समस्त दिशाओं में एक समान होता है। इनिशियली मैंने यही बात से शुरुआत करी थी भाई, कि हमने ये बात पता है कि किसी भी संतुलन की अवस्था में अगर द्रव है तो उसके हर एक बिंदु पर दाब का मान जो है वो समान होता है। ये रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, काम आएगा भी। ठीक है, और क्या जानते हैं भाई। तो इसके बाद हम कह रहे हैं कि जब किसी ठोस को द्रव के अंदर डुबाया जाता है तो ठोस के ऊपरी भाग पर लगने वाला दाब निचले भाग पर लगने वाले दाब से कम होता है, क्योंकि गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ते जाता है। अब इसमें इसको थोड़ा सा रंगीन करते हैं, इसको उड़ाते हैं फिर से। चलिए भैया इसको उड़ा दिया जाए। ठीक है ना। चलिए, अभी क्या बोल रहा हूं मैं ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हूं आपसे कि हमने क्या किया है, इसको तो उड़ा ही दे पूरा, इसको रख लेते हैं। ठीक है ना। अभी क्या करना है कि हमने कह दिया कि भैया आपके पास में जो द्रव है उसका घनत्व जो है, ठीक है, द्रव का जो घनत्व जो है वो एक समान रहता है भैया पूरे द्रव के अंदर में। ये इसके अंदर जो द्रव भरा है इसका घनत्व हर जगह एक समान है। अब घनत्व एक समान है तो मैंने बोला हुआ है कि इसके अंदर में कोई भी चीज अगर आप डुबाते हैं, जैसे हमने एक ऐसा ब्लॉक इसके अंदर में डुबाया, अब इस सिलेंडर को कंसंट्रेट करके समझेंगे। मैं कहता हूं ये वाला सरफेस ए और ये वाला बी है,
तो ये जो है यहां से यहां तक की अगर आप बात करेंगे तो इसकी गहराई x है, और यहां से यहां तक की बात करेंगे तो इसकी गहराई h हो गई। और हमने ये देखा था कि जो दाब मिलने वाला है वो क्या मिलता है भैया, तो ये हमें मिलता है DGH, या HDG लिख रहे थे, ऐसा लिख देता हूं HDG। H मतलब क्या है भाई, गहराई। G का मतलब सबको पता है, गुरुत्व या त्वरण। और जो D है वो द्रव का घनत्व। अब जब हमने इसके अंदर में इसको डुबोया है तो मुझे दिख रहा है कि PA जो होगा उसको क्या लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे आप XDG, और ये PB हो जाएगा HDG, क्योंकि नीचे वाले सतह पे जो दाब होगा वो H हाइट के कारण है और ऊपर वाले सतह पे जो दाब होगा वो X हाइट के कारण है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि PB इज ग्रेटर देन PA। क्यों? क्योंकि H इज ग्रेटर देन X। ये ऊपर वाले सतह पे जो हाइट है ना, जो गहराई है वो कम है, नीचे वाले पे ज्यादा है। और D जो होगा द्रव का घनत्व, तो समान द्रव है भाई, तो ऊपर भी नीचे भी पूरे फ्लूइड के अंदर ये हर जगह घनत्व तो सेम होने वाला, G का मान होता ही कांस्टेंट है। तो बचा कौन, बचा ये X कम है मतलब PA कम है, H ज्यादा है मतलब PB ज्यादा है। तो अगर PB ज्यादा है हमारे PA से, तो एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि A पर दाब कम। इसका मतलब क्या कह लूं मैं कहता हूं A पर, यानी ऊपरी सतह पर दाब कम, B पर अर्थात निचली सतह पर दाब ज्यादा होगा। क्या होगा, निचली सतह पर दाब ज्यादा होगा। अच्छा, तो ठोस के ऊपरी भाग और निचले भाग के बीच दाबांतर के कारण ठोस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगने लगता है। अब हमने कहा था बल कहां लगता है, तो दाब में जहां अंतर होता है उधर लगता है, और किधर से किधर, जहां दाब ज्यादा होगा वहां से जिधर दाब कम होगा उधर की तरफ। ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है ना, कि दाब जिधर ज्यादा होता है बल उधर से ही लगता है, किधर की तरफ, जिधर दाब कम होगा। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फोर्स लगता है। तो यहां पे आपको दिख गया कि PA ज्यादा, PB ज्यादा है, PA कम है, नीचे दाब ज्यादा, ऊपर दाब कम है। तो इसी दाबांतर के कारण B से A की ओर बल लगता है। ये फैक्टर हमें पहले से क्लियर है कि हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फोर्स काम करती है। तो बिवेंट फोर्स के काम करने का जो तरीका है, क्यों है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फोर्स लगना शुरू होगा। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बल लगते हैं वो पूरे परपेंडिकुलर लगते हैं, लंबवत लगते हैं। तो B से A की तरफ बल लगेगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को अब क्या कर रहा है, एक फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा है, और उसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। किसको कहते हैं, उसी को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। और ये सीधी सिंपल सी बात है, आप जितना ज्यादा यहां पे सरफेस हटाएंगे, मतलब जितना ज्यादा लिक्विड को आप डिस्प्लेस करेंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर बल लगेगा। तो क्यों लगता है, ये बात समझ में आ गई कि किसी भी सॉलिड को जब किसी लिक्विड के अंदर डुबोया जाता है तो उसके गहराई वाले सतह पर दाब ज्यादा और ऊंचाई वाले सतह पर दाब कम होगा। दबांतर के कारण बल लगता है, कहां से कहां तक, तो गहराई वाले से ऊंचाई वाले पर, क्योंकि गहराई में दाब ज्यादा है, ऊंचाई पर दाब कम है। तो सीधी बात है, ज्यादा प्रेशर से, ज्यादा दाब से निम्न दाब की तरफ बल कार्य करता है, और उसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्योंकि इसके पहले जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो तो आप बोलोगे कि हमने तो ये 9th क्लास में भी पढ़ा है ना, तो 11th में क्यों पढ़ा रहे हो, तो 11th में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये नहीं पढ़ा ना। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपने सिंपली एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि भैया द्रव में किसी सॉलिड को डुबाते हैं तो द्रव एक ऊपर की तरफ बल लगाता है जिसको बिवेंट फोर्स कहते हैं। क्यों करता है वो अभी हमने सीख लिया। क्यों करता है भाई, दबांतर के कारण। किधर दबांतर ज्यादा होगा, मतलब दबांतर में दाब किधर ज्यादा किधर कम,
तो नीचे की तरफ ज्यादा, ऊपर की तरफ कम, इसीलिए नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा फोर्स लगता है। एंड संतुलन की अवस्था में हमें पता है हमेशा जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए ये फोर्स भी परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आप बोलोगे सर साइड वाइज डायरेक्शन की भी तो बात करो, उधर भी तो लग रहा होगा। हाँ लगेगा, ये इधर जितना फोर्स लगेगा इसी सतह पर, इसी रेखीय में, इसी क्षैतिज रेखा में ये जितना बल लग रहा है, इसी क्षैतिज रेखा में इधर से भी बल लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर रहे होंगे ना हमेशा, क्योंकि एक ही तल पर लगने वाला बल तो बराबर होगा। तो ये साइडवाइज वाले फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल करे। डिफरेंस तो इसमें आ रही है ना हाइट में, हाइट वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते, इसीलिए जो डिफरेंसेस मिलेगा वो बॉटम एंड टॉप वाले फोर्सेस में मिल रहा है, साइडवाइज वाले में नहीं, क्योंकि एक ही सतह पर, ये देखिए हाइट यहां पर जितनी हाइट होगी, मान लीजिए यहां पर की हाइट y है ना, यहां पर भी की हाइट कितनी होगी, ये भी y होगी। तो इधर से लगने वाला दाब, इधर से लगने वाला दाब जो होगा P इक्वल्स टू वाई डी जी होगा, ये वाला भी, और इसकी भी बात करेंगे तो P इक्वल्स टू वाई डी जी होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे तो कैंसिल कर देंगे। डिफरेंस ऊपर नीचे वाले में आ रहा था। पिक्चर क्लियर हो गई होगी, विवंशी अब क्लियर हो गया कि भैया अल्टीमेटली है क्या। अब थोड़ा सा जनरलाइज हो रहा होगा, विजुअलाइज भी हो रहा होगा कि कैसे चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ विवंशी की, उत्प्लावकता केंद्र की। एक्चुअली जब ये बल काम करना शुरू करेंगे तो भैया हर जगह तो नहीं लगा सकते, है ना। तो हमने सेंटर ऑफ मास एंड ऑल सब कुछ पढ़ रखा है, तो इसमें भी पढ़ना पड़ेगी। जब किसी ठोस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित कर देता है। विस्थापित द्रव का जो गुरुत्व केंद्र था उसे उत्प्लावकता केंद्र कहते हैं। क्योंकि देखिए ना, ये फोर्सेस कैलकुलेट कहां करूं मैं, क्योंकि अलग अलग शेप, अलग अलग डायमेंशन की चीजें आएंगी, तो कहां कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा था कि जिस तरीके से आपको बल को कैलकुलेट करना होता है, मतलब अल्टीमेटली कहूं मैं, भार को कैलकुलेट करना है, गुरुत्वाकर्षण बल जहां पर कार्यरत होता है किसी पिंड पर, वो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हम गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु के अंदर वह बिंदु है जहां पर उस पूरे वस्तु का भार केंद्रित होता है, ऐसा माना जाता है। भार वहां केंद्रित नहीं होगा, भार तो पूरी तरीके से वितरित है पूरे सरफेस में, पूरे सरफेस बोलूं या पूरे जितने भी छोटे छोटे से कणों से मिलकर के बना है उन सभी में, है ना। एन पार्टिकल सिस्टम की हमने बात करी है अलग से, हमारा पूरा एक चैप्टर ही है जहां पे हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो उसी प्रकार से यहां पर फिर से समझिए कि मैंने जब जल को विस्थापित कर दिया है, द्रव जल बोल रहा हूं मैं उसी को, मैंने जल की बात करी है, एक एग्जांपल जो लिया उसी को कंसीडर करते हैं। जब हमने विस्थापित कर दिया तो विस्थापित जल का जो गुरुत्व केंद्र होगा उसी को उत्प्लावक केंद्र कहेंगे। विस्थापित जल का जो केंद्र होगा, गुरुत्व केंद्र होगा, उसी को हम उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। और इस फैक्टर में एक और पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये हमेशा अपने आयतन के बराबर ही विस्थापित कर सकता है। कोई जल जो विस्थापित करेगा वो कितना करेगा, अपने आयतन के बराबर, ठीक है। और जिस आयतन को विस्थापित किया है उस आयतन के केंद्र को उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है। चलिए, तो उत्प्लावन बल सदैव उत्प्लावकता केंद्र से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर काम करता है। यह हमने बात भी कर ली कि क्यों ऊपर की ही तरफ काम करता है हमेशा। ये साइडवाइज वाले फोर्सेस का क्या होता है, तो ऊपर की तरफ काम करने का मतलब हमें समझ में आ गया है कि भैया हाइट डिफरेंस वहीं पर होती है, मतलब डिफरेंस इन प्रेशर वहीं होगा, इसलिए वहां काम करता है। लेकिन कंसिडरेबल हर जगह नहीं होता। कहां कंसिडरेबल होता है, उसके गुरुत्व केंद्र पर। तो गुरुत्व केंद्र पर ऊपर की तरफ जो बल काम करता है दाबांतर के कारण, उसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। और ये गुरुत्व केंद्र कहां होगा, तो जितने आयतन के जल को विस्थापित किया, जितने आयतन के जल को या द्रव को विस्थापित किया, उस आयतन के केंद्र पर हमारा उत्प्लावक केंद्र होता है। उसी जगह पर उत्प्लावन बल की गणना की जाती है और वो बल हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। आई थिंक उत्प्लावन बल के बारे में अब हमारे पास एक सफिशिएंट, एक ह्यूज डेटा मिल चुकी है, समझ में भी आ चुका है कि अल्टीमेटली होता क्या है, क्यों कर रहे हैं और क्यों पढ़ना जरूरी है। तो एक काम किया जाए, क्या करना है भाई, बढ़ते थोड़े से और आगे और आते हम जरा इनके ऊपर, आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आर्किमिडीज ने अल्टीमेटली एक सिद्धांत दिया। हमें अभी तक तो ये बात समझ में आ गई कि भैया आप जो है ना किसी ठोस को डुबाओगे, वो आयतन को विस्थापित करेगा, उसके केंद्र पर उत्प्लावन केंद्र होगा और उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, लेकिन कितना लगेगा ये कौन बताएगा। किस अवस्था में मैं कहूं कि वो द्रव के अंदर में हमारा सॉलिड तैरेगा, किस अवस्था में कहूं कि डूब जाएगा। अगर हो सकता है मैं घनत्व के ऊपर बात करूं तो भैया मैंने देखा कि एक लोहे की किल जो है वो पानी में तो डूब गई, लेकिन लोहे की बनी हुई इतनी बड़ी जहाज वो नहीं डूबती। जहाज तो छोड़िए, उस पर इतना सारा सामान लोड कर देते वो भी नहीं डूबता।
और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, तो भैया आप देखें ना, इतने हैवी कंटेनर्स रोडवेज से ले जाने के बजाय हम उसको शिप्स के जरिए लेकर के जाते हैं। कारण क्या है उसका? तो एक पॉइंट समझिए, रोडवेज में जब चीजें लेकर के आप चलते हैं ना, तो टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन वर्क करता है, और जितना ज्यादा लोड होता जाएगा वो फ्रिक्शन वहां पे बढ़ता जाता है। मतलब आपको जब रोड पर किसी चीज को लेकर चलनी है तो एक दो बातें समझिए, बहुत आसान है, जिससे हमको इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने में आसानी मिलेगी, इसकी यूटिलिटी में आसानी मिलेगी। एक पॉइंट समझिए, इस पहिए को आगे भी ले जाना है, यहां पे एक घर्षण होगा जिसको आपको ब्रेक करके बल लगा के आगे ले जाना है, और ये पहिए के ऊपर नीचे की तरफ mg वेट काम कर रहा होगा, और इसका एक रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा जो कि इसको बैलेंस कर रहा होगा पहिए को। ये जितना ज्यादा mg होगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, और उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कहां पे? इन व्हील्स के ऊपर में। लेकिन यही जब आप जल के अंदर में हैं, तो अगर मैंने यहां पे एक शिप की बात करी, एक शिप कंसिडर कर रहा हूं, तो ये इसके ऊपर जितना ज्यादा mg नीचे की तरफ काम करता है उतना ही इसके ऊपर ब्यूवेंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है, और इसको जल में स्थिर बनाए रखने के लिए तो इसी से काम हो जाता है। इसमें कोई फ्यूल खर्च नहीं होता। अब फ्यूल का खर्च सिर्फ और सिर्फ इसको आगे ले जाने के लिए, यहां पे फ्यूल का एक पार्ट इसमें भी खर्च हो रहा है। तो पॉइंट आ गई है समझ में कि भैया क्यों ले जाते हैं हम रोडवेज की जगह पे वाटरवेज से। तो वाटरवेज से ले जाने में हमारा मेन फायदा ये हो गया कि वो अपनी अवस्था में तो इजीली बनी हुई है ना, अब उसको धक्का दे के ले जाना, और धक्का दे के ले जाना कंपैरेटिवली, जब आपको मैं बोलूं एक मग को एक टेबल के ऊपर रख करके खिसकाइए तब लगा हुआ बल, और उसी मग को पानी के अंदर डुबाइए और उसको फिर खिसकाइए तो पानी के अंदर चल रहा हुआ मग आपको साफ सुथरा समझ में आ जाएगा कि पानी के अंदर ले जाना तो आसान था, ऊपर ले जाना तो बड़ा टिपिकल था। इसलिए वाटरवेज को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जब बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना होता। तो देखिए, सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने 287-212 ईसा पूर्व ने द्रव के कारण लगने वाले उत्प्लावन बल के परिणाम और वस्तु के भार में कमी का अध्ययन किया, और उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये भैया देख लो कितने पुराने व्यक्ति हैं, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कितना पुराना है। तब तो जितने भी, मतलब थोड़ी सी हम आउट ऑफ ट्रैक की बात करेंगे, लेकिन रियलिटीज फैक्ट है ये कि जितने भी पुरानी सभ्यताओं का विकास हुआ वो सभी कहीं ना कहीं जल के किनारे हुए। नदी स्रोत थे वहां पे, समुद्र था वहां पे, इन्हीं जगहों पे हुआ, क्योंकि सबसे पहले एक जगह से दूसरी जगह आवागमन के लिए जो साधन व्यक्ति ने बनाया था वो वाटरवेज के जरिए ही था। और वाटरवेज के पास में होना या फिर जलीय संसाधनों के पास में होने से फूडिंग की दिक्कतें कम हुई लोगों को। पानी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई जीवित रहने के लिए, वो उसको मिलता रहा, इसलिए इन सभी जगहों पे ज्यादा सभ्यताओं का विकास हुआ। या फिर अगर आप थोड़े से हिस्ट्री में थोड़ी बहुत भी मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, आई थिंक सभी रखते हैं, बहुत रखते हैं, बस याद नहीं होता, पेपर में बहुत ज्यादा है ना गालियां बकते हुए आ रहे हो 10th क्लास तक कि मेरे यार ये हिस्ट्री है ना सोशल वाले सब्जेक्ट में, लेकिन बहुत सारे लोगों का भैया फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और हिस्ट्री होती है अल्टीमेटली फेवरेट यार, बहुत मजेदार होती है, एक बार आप उसमें घुसे होते तो ना। खैर अभी तो उस बात से हट चुके हैं, है ना, दूसरे ट्रैक पे आ चुके हैं, बट स्टिल अभी भी अब पढ़ना ना, अब देखो ना स्टोरी जैसे कितना मजा आता है ना, कैसे लोगों ने हमें एक्सप्लोर किया, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी, किस तरीके से आगे बढ़े, क्या हुआ, ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और उससे मोटिवेशन भी मिलता है आगे की तरफ बढ़ने के लिए कि जब संसाधन नहीं थे तो इतनी सारी चीजें कर ली गई, अब तो हमारे पास पूरी संसाधन है, अब हम बहुत बेहतर, बहुत ही ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम एक फैक्टर क्या समझ रहे हैं कि ये 287 से 212 ईसा पूर्व की बात करें, मतलब ईसा के पूर्व में ये कहानी ढूंढ ली गई थी। समझिए कितना पुरानी बात है ये। और उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। मौखिक रूप से चलता आया, और बाद में भैया जिन्होंने दिया था उनके नाम पे अभी तक रख रहा है, इसलिए आर्किमिडीज को अभी तक याद तो रखा हमने। क्या दिया था उन्होंने? जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। यह कमी पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कहानी आ गई ना। अभी तक यह था कि भैया पानी हटाओगे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा और आपको हल्का महसूस होने वाला है, लेकिन इन्होंने कहा कि भैया जिस अमाउंट ऑफ वाटर को आप हटाएंगे उस अमाउंट ऑफ वाटर के वेट के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स होगा।
सीधी बात करूं तो हटाए गए जल के भार के बराबर होगा उत्प्लावन बल। क्या क्या बोल गया मैंने? बोला हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा उत्प्लावन बल। B1 फोर्स हटाए गए जल के भार के बराबर होगा। अरे भैया तो इससे तो एक बात समझ में आ रही है, पता है क्या? कि अगर मुझे तैरना हो तो कुछ नहीं करना, पता है? अपने नीचे से उतना पानी हटाना है जो कि मेरे बल के बराबर हो जाए, मतलब मेरे भार के बराबर हो जाए, तो मैं तो तैरने लग जाऊंगा ना। ये यही तो कह रहे हैं, देखिए ना, हटाए गए द्रव का भार उत्प्लावन बल के बराबर होता है। उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर लगेगी, तो मुझे टंगे रहने के लिए मुझे कितना उत्प्लावन बल चाहिए? मेरे भार के बराबर। अब मेरे भार के बराबर चाहिए, मेरे भार से थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं अपने नीचे से उतना जल हटा दूं। यानी किसी भी चीज को, क्या कह रहे हैं, किसी भी चीज को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। यह कमी पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। हम जो हल्के महसूस होते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, वो क्यों महसूस होते हैं? क्योंकि उत्प्लावन बल लगता है। और कितना उत्प्लावन बल? जितना द्रव हमारी बॉडी के द्वारा हटा दिया गया है उतना। इसीलिए तो सरफेस एरिया ज्यादा रख करके किसी चीज को तैराया जाता है, ताकि उसके द्वारा हटाया गया जो जल की मात्रा होगी वो ज्यादा हो जाए, तो वो इजीली तैर सकेगी। ठीक है, तो ये लाइन बस याद रखिएगा कि भैया अगर किसी भी पिंड को आंशिक रूप से या पूर्णतः, आंशिक रूप से भी डुबाएंगे तब भी आपको है ना एक हल्कापन महसूस होता है। जब उसको डुबाते हैं किसी द्रव के अंदर तो उसमें के भार में जो कमी आती है, उसके भार में आने वाली कमी उत्प्लावन बल के बराबर होती है, और वो उत्प्लावन बल खुद हटाए गए जल के द्रव के बराबर, मतलब जितना द्रव विस्थापित किया गया है उसके भार के बराबर। यानी विस्थापित जल का भार बराबर होता है उत्प्लावन बल के। जो ये बात लिख रहे हैं ना, ये बस दिमाग में बिठा लीजिए, सब कहानी हो गई। विस्थापित जल का भार ये बराबर होगा हमारे उत्प्लावन बल के। विस्थापित जल का जो भार होगा ये बराबर होगा उत्प्लावन बल के। बात हो गई खत्म। आप बोलोगे भार और बल, अरे भैया ऐसा मत कहना यार, भार मतलब mg और बल भी भैया, भार अल्टीमेटली एक बल ही है ना, गुरुत्वीय बल तो है। ये भार का मतलब क्या होता है? ये गुरुत्वीय बल। अब तो सही है ना बाबा, बल के बराबर बल, ठीक है ना? चलिए पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए अगले पॉइंट पे भैया। तो देखिए अब आइए जरा इसके लिए एक डेरिवेशन करके ले आते हैं, थोड़ा सा मजे करते हैं। मैं क्या बोलता हूं कि माना वाला काम इधर कर लेते हैं, डेरिवेशन अपन अलग से करते हैं। आइए, कहते हैं ना कि मान लीजिए द्रव के अंदर उसके स्वतंत्र पृष्ठ से x गहराई पर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर बेलन है, जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। स्पष्टतः इस बेलन के ऊपरी और निचले पृष्ठ क्षैतिज होंगे। पॉइंट क्या समझ में आ गया? ये एक F1 फोर्स यहां पे लग रहा है, ये x हाइट पर है ऊपरी सतह, और इसकी जो डेप्थ है, मतलब ये बेलन की जो ऊंचाई है वो h है। ठीक है, ये रहा बेलन। तो इसके ऊपर से भी एक बल लग रहा होगा और यहां पर एक नीचे से एक बल लग रहा है। ठीक है, तो देखिए बेलन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ के किसी बिंदु पर द्रव द्वारा आरोपित दाब सामने के पृष्ठ पर बिंदु पर द्रव द्वारा आरोपित दाब से संतुलित हो जाता है। अतः बेलन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों पर परिणामी दाब शून्य होता है, किंतु ऊपरी और निचली दाबांतर होगा। क्या कह रहे हैं? जो हमने स्टेटमेंट में बात करी थी, इधर आते हैं, इधर हम बात करते हैं जरा उत्प्लावन बल की। आर्किमिडीज सिद्धांत की बात करते हैं, उसकी व्युत्पत्ति की बात करते हैं, इसको डेराइव करके ले आते हैं। चलिए ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत को इधर से डेराइव करके ले आते हैं। आर्किमिडीज भैया बड़ी डी है, अरे बाबा चलो बुरा मान जाएंगे भैया, है ना? आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसकी डेरिवेशन की बात चल रही है। डायग्राम पहले मैं बनाता हूं ताकि है ना आपको इस चीज को समझना आसान लगे और मजेदार हो कहानी। तो ये रहा भैया हमारा एक कंटेनर।
इस कंटेनर के अंदर में जल भर देते हैं। चलिए भर लिया जाए जल। ये भर दिया हमने इसके अंदर में जल। ठीक है, अब ये जल से भरा कंटेनर ऊपर का सतह खाली करते हैं, नहीं तो गड़बड़ होने लगेगा। ये ऊपर से इसको फ्री कर देते हैं बिना ढक्कन के, मतलब वायुमंडलीय दाब ऊपर देखने को मिले। चलिए अभी इसके अंदर में एक है ना सिलेंडर रखते हैं। चलो एक ऐसा सिलेंडर रख लिया जाए। सिलेंडर रखने के बाद क्या करना है, तो भी इसका निचला सतह भी होगा। ठीक है, इसके दोनों सतह हमने प्लॉट किया। अभी इसके ऊपरी सतह और निचले सतह की थोड़ी सी बात करूं तो आपको प्राप्त होगा कुछ चीजें कि भैया अगर इस फ्लूइड के अंदर इसको जब डुबाया है तो यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है, इसको हमने कह दिया है कि भैया ये x1 है। इस हाइट को हम कहते हैं कि ये जो जितना डेप्थ में डुबाया गया है ये x है, और ये सिलेंडर के खुद का हाइट जो है ये हो गया भैया h। और मैंने अभी आपको कुछ सिखाया था थोड़ी देर पहले कि इसके ऊपर जो साइड वाइज फोर्सेस लगेंगे, देखिए यहां पे जो फोर्स लगेगा एग्जैक्टली इसके अपोजिट यहां पर भी एक फोर्स लगेगा। यहां पे अगर लग रहा होगा कोई फोर्स तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट इधर भी फोर्स लगेगा। तो भैया ऐसा कहते हैं कि समान सतह पे, है ना, क्या कहते हैं, समान सतह पे समान क्षैतिज गहराई में सभी बिंदुओं पर दाब का मान समान होता है, दाब का मान समान होता है। अर्थात अगर दाब समान है भाई तो बल भी समान होगा, अर्थात लगाया गया बल भी समान होगा। अब लीजिए, अब क्या कहते हैं कि ये लगाया गया बल भी अगर समान हो गया तो अगले पॉइंट में मैं आपसे कहता हूं किंतु ये दो सतह कंसिडरेबल है। ये ऊपर वाली जो सतह इसको ए कहता हूं, नीचे वाली सतह को मैं बी कह लेता हूं। किंतु सतह ए तथा बी कैसा भाई, चित्रानुसार पर दाबांतर होगा। ठीक है, P इक्वल्स टू एच डी जी। मैं इसको कहता हूं इसका घनत्व जो है, इसका जो घनत्व है ये घनत्व हो गया भैया इसका d, बाकी आपका h हाइट है ना, ये क्या होगा, तो Pb इक्वल्स टू एच डी जी से मैं कहता हूं Pb इक्वल्स टू एच डी जी तथा Pa इक्वल्स टू एक्स डी जी होगा, जहां मैं कहता हूं कि भाई h इज ग्रेटर देन x। ये जो डेप्थ है ये ज्यादा है x से, तो पॉइंट क्लियर होता है, अर्थात Pb इज ग्रेटर देन Pa। अतः B से A की ओर एक बल कार्यरत होगा जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी गाड़ी और बढ़ाई जाए। तो ये कितना होगा दोनों ही जगहों पर प्रेशर में डिफरेंस, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैं कहता हूं कि देखिए ना, कहानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की चल रही है,
तो भैया और एक लेयर आगे बढ़ानी पड़ेगी मुझे बातों को। मैं एक बार और इसको लिखता हूं। क्या किया गया है, तो हमने देखा कि भाई हमने अतः ए पर, सतह ए पर लगने वाला दाब, सतह ए पर जो दाब लगेगा पी ए की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने अभी लिखा एक्स डी जी होगा। इसी प्रकार सतह बी पर लगने वाला दाब, अच्छा यहां पे एक छोटू सा, इसमें एक छोटी सी वैल्यू और रखता हूं मैं, है ना। बी पर जो है ये एक्स प्लस एच डी जी, है ना। ये एक्स हाइट भी था ना, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये एक्स है, और तो ये एक्स ऐड करना पड़ेगा। अभी ठीक है मामला, तो ये x प्लस एच ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। ठीक है, आइए अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अब सतह बी पर लगने वाला दाब जो होगा पी बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो ये है हमारा x प्लस एच टाइम्स ऑफ डी जी। अतः जो हमें निकालना है दाबांतर, दाबांतर P बराबर पी बी माइनस पी ए। ये पॉइंट तो क्लियर है ना कि ये वाला मान ज्यादा है, चूंकि x प्लस एच इज ग्रेटर देन x, तो इसलिए पी बी माइनस पी ए। पी बी कितना, तो x प्लस एच टाइम्स ऑफ डी जी माइनस एक्स डी जी। अगर इसको माइनस करेंगे तो ये एक्स डी जी प्लस एच डी जी माइनस एक्स डी जी, ये दोनों ही टर्म्स को अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए। तो यहां पे जो दबांतर आ गया, दबांतर जो आया, अतः दबांतर P जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच डी जी के बराबर। दबांतर जो होगा ये कितना आ जाएगा, एच डी जी के बराबर। ठीक है, चलिए आते हैं हम जरा, देखिए ठीक है। बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर एक्स डी जी, डी द्रव का घनत्व है, निचले पर x प्लस एच डी जी। अब इन दोनों में से हमने क्या निकाल लिया भैया, अब मुझे क्या करना है, बल और निकालना था। तो ठीक है, दबांतर ये मिल गया, मैं एक काम करता हूं, अब बल F बराबर क्या होता है भाई, F बराबर होता है P इंटू ए। बल बराबर होता है दाब इंटू क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो F बराबर आपने लिख लिया ये एच डी जी इंटू यहां पर A। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और मैं करता हूं, देखिए ना, A इंटू एच इक्वल्स टू वी लिख लेता हूं। क्या है भाई, ये हमारा क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर होता है क्या, आयतन। तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई आयतन हो गया, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, F इक्वल्स टू वी डी जी। बल बराबर, ये बल क्या, उत्प्लावन बल है, अब तो सीधे लिखता हूं मैं, उत्प्लावन बल बराबर क्या मिल गया भाई, तो ये है मेरा आयतन इंटू घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण। आयतन इंटू घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण। उत्प्लावन बल कितना होगा, आयतन इंटू घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण, मतलब वीडीजी के बराबर होगा। एक तरीका यह है करने का, दूसरा तरीका और है जो मैं अभी आपको और शो कर देता हूं। क्या करेंगे, तो F1 F2 अलग से निकाल के तब माइनस कर दीजिए। तो मैंने कहा कि भैया P1 ये होगा, F1 हो जाएगा P1A मतलब x dgA, तथा बेलन के निचले पृष्ठ पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल जो होगा, ऊपर से नीचे ये लग रहा है, नीचे से ऊपर जो लग रहा है वो x प्लस एच डी जी हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, F इक्वल्स टू एच डी जी ए। H प्लस एच इंटू ए को हमने V कह दिया, मतलब वॉल्यूम कह दिया, तो F इक्वल्स टू वी डी जी। यही हम लोगों ने भी निकाला, वी डी जी। मतलब
ये जो उत्प्लावन बल होगा वो किसके बराबर होता है, VdG के बराबर। ये जो उत्प्लावन बल निकल के आया किसके बराबर है, VdG के बराबर। V मतलब आयतन, D मतलब घनत्व और G मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इसके बराबर निकल के आएगा। तो FB मोमेंट ऑफ फोर्स जो इसके ऊपर लगने वाला है वो होता है भैया VdG, और इसके ऊपर जो प्रेशर जो क्रिएट होती है वो होता है HdG। बस इसकी है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ाया जाए मामले को, एंड अब हम बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्प्लावन बल वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है, अतः भार में कमी भी VdG से लिख सकते हैं। मतलब ये जो उत्प्लावन बल लिखा गया है इसी को हम एक और नाम से लिख सकते हैं, भार में कमी। भार में कमी ये भी VdG के बराबर। किसके बराबर, VdG के बराबर। मतलब अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको ध्यान में हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले, कि भैया भार में कमी कितनी होती है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो एक हमने लिखा था वहां पे आयतन और दूसरा लिखा था घनत्व। तो ये देखिए आयतन और घनत्व, G तो गुरुत्वीय त्वरण है तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। मतलब हमारा जो भार में कमी आना है वो एक तो आयतन, किस आयतन का है वो ऑब्जेक्ट जिसको आप डुबाने जा रहे हैं, और दूसरा घनत्व जिस द्रव के अंदर आप डुबाने जा रहे हैं उसका घनत्व। ठीक है, तो आयतन और घनत्व इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी वस्तु द्रव के अंदर अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करती है, अतः बेलन द्वारा विस्थापित द्रव का जो भार होगा वो भी आयतन इंटू घनत्व इंटू G मतलब VdG से निकाला जा सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि भार में कमी VdG, और जो हमने विस्थापित जल की बात करी है उसकी अगर भार की बात करेंगे तो वो भी VdG। मतलब बेलन द्वारा विस्थापित जल का भार, बेलन द्वारा विस्थापित जल का जो भार है वो उस वस्तु के भार में कमी के बराबर है। तो ये तो लिखा रहता है कि विस्थापन यानी विस्थापित किए गए जल का भार वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं कि विस्थापित किए गए जल का भार ही उत्प्लावन बल कहलाता है। भार में कमी का मतलब क्या भाई, उत्प्लावन बल। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि बेलन के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बेलन में भार की कमी यानी किसी भी ठोस को किसी द्रव के अंदर डुबाया जाएगा तो उस ठोस के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए, उसके द्वारा विस्थापित किए गए जल के भार के बराबर होता है। किसी ठोस को आंशिक या पूर्णतः किसी द्रव में डुबाने पर उस ठोस के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। हो गई ना बात प्रूफ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि बेलन को द्रव के अंदर आंशिक रूप से डुबोए तो भी उसके भार में कमी होती है। यह कमी उसके डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के तुल्य होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या होता है, फुल टू डुबाएंगे तब तो आपको समझ में आ रहा है। अगर पार्शियली डुबा रहे, आधा ही डुबा रहे, तो जितना भाग डूबा है उस डूबे हुए भाग द्वारा जितना जल हटाया जाएगा उसकी बात करेंगे। जो भाग डूबा ही नहीं है उसकी कोई बात नहीं करने वाले। जो भाग डूबा है उस डूबे हुए भाग द्वारा हटाया जाएगा जल, विस्थापित किया गया जाएगा जल, उसी के विस्थापित जल के भार के बराबर लगने वाला मोमेंट फोर्स। यद्यपि उपयुक्त परिमाण किसी बेलन के लिए सिद्ध किया गया है, तथापि यह परिमाण किसी भी आकृति के पिंड के लिए सत्य है। कह रहे हैं कि भैया ये बेलन के लिए हमने प्रूफ किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेलन के लिए ही सत्य है। किसी भी तरीके का, किसी भी शेप का, कोई रेगुलर इरेगुलर कैसे भी शेप का कोई ऑब्जेक्ट होगा, सब पर यह वैलिड है, सब पर। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना और सीखते हैं कि अगर मुझे यह बात समझ में आ गई तो मैं आपेक्षिक घनत्व तो ज्ञात कर ही सकता हूं ना। रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना आसान हो गया। पता है रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है, जरा देखिए। क्योंकि आपको पता है ना, डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का ऐसे निकालना बड़ा मुश्किल सा काम है भाई। कैसे निकालेंगे? पदार्थ की मात्रा आपको निकालनी किसी ऑब्जेक्ट में, कैसे निकालेंगे? गिन गिन के, पता ही नहीं है। तो उसको निकालने का तरीका हमारे पास बहुत आसान है। अपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। वाटर के घनत्व से ही हम सब कुछ कंपेयर करते हैं। इस चैप्टर के इनिशियल डेज में ही हमने समझा सीखा था कि पानी एक ऐसा पदार्थ है, कह सकते हैं कि वो तीनों ही अवस्थाओं में हमारे पर्यावरण में मिल जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो उसका घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और उसी के बेसिस पे हम पूरे कंसिडरेशन करते हैं। तो देखिए घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटा में आयतन,
और हमने अपेक्षिक घनत्व लिखा पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। अब घनत्व द्रव्यमान बटा में आयतन हो गया, तो द्रव्यमान हो जाता है घनत्व इंटू आयतन। मतलब अगर आयतन समान हो, आयतन समान हो तो पदार्थ का द्रव्यमान बटा में आयतन के, मतलब जो मान आयतन के पानी का जो द्रव्यमान है, मान आयतन का मतलब जो हम 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का द्रव्यमान कंसीडर करते हैं, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के द्रव्यमान को भी कंपेयर किया जाता है। ये देखिए ना, घनत्व पदार्थ का घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बटा में आयतन। मतलब पदार्थ का द्रव्यमान बटा में पदार्थ का आयतन बटा में पानी का द्रव्यमान, इस फॉर्मूले से लिख रहा हूं, बटा में पानी का आयतन। अब चूंकि हमने कहा कि जितना उसका आयतन होगा उतना ही विस्थापित करने वाला है जल को। अगर आयतन समान हो, आयतन समान होगा, मतलब ये कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई, तो ये बचा पदार्थ का द्रव्यमान बटा में पानी का द्रव्यमान, यही बचेगा, पदार्थ का द्रव्यमान बटा में पानी का द्रव्यमान। तो अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो पदार्थ का द्रव्यमान बटा में पानी के द्रव्यमान के रेशियो के बराबर हो जाएगी, है ना, इन दोनों के बराबर होती है। तो यहां से हम किसी का भी पदार्थ का द्रव्यमान भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें अपेक्षिक घनत्व पता है, और नहीं तो अपेक्षिक घनत्व उन दोनों के द्रव्यमान को कंपेयर करके भी पता कर सकते हैं। या तो पदार्थ का घनत्व से कंपेयर करके पता कीजिए, या फिर उसके द्रव्यमान से भी हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं। तो दो फॉर्मुलेशंस आ गए अपेक्षिक घनत्व को फाइंड करने के लिए, एक द्रव्यमान के बेसिस पर और एक घनत्व के बेसिस पर। बस पॉइंट इतना ध्यान में रहे कि जब आप अपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे द्रव्यमान के बेसिस पर, तब दोनों का आयतन समान होना चाहिए। आयतन में डिफरेंस होगा तो यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब आयतन समान हो। चलिए और देखते हैं और यूटिलिटीज इसके। तो आगे की तरफ अगर हम बात करें, तो जब किसी पदार्थ को द्रव में डुबाया जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव को हटाता है, यही बोला था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हटाए गए द्रव का भार उस पदार्थ के भार में कमी के बराबर होता है। अतः इसको सूत्र के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ना, पदार्थ का वायु में भार बटा में पानी में पदार्थ के भार में कमी। पदार्थ का वायु में जो भार था अपॉन में क्या, पानी में जो पदार्थ के भार में जो कमी आ रहा है। तो भाई देखिए ना, इस प्रकार से यदि पदार्थ का वायु में भार W1 लिखता हूं तो पानी में मैं कहता हूं उसको W2, तो W1 अपॉन में ये जो कमी, ये भार तो W1 हो गया, और कमी कितना होगा, तो W1 माइनस W2। भाई कमी निकालना है ना, तो पानी में भार उसका W2 है और ये वायु में भार W1, तो वायु में भार माइनस पानी में भार कर देंगे तो कमी निकल जाएगी। ये जो दोनों कर रहे हैं ये अल्टीमेटली क्या है, भार में कमी। इसको क्या कहते हैं, भार में कमी। ठीक है, तो अब यहां से मिल गया कि पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो W1 अपॉन W1 माइनस ऑफ W2 होता है। तो क्लियर हो गई बात यहां से भाई कि इस तरीके से हम अपेक्षिक घनत्व को कैलकुलेट कर सकते हैं उसके वेट के अकॉर्डिंग। देखिए हमने द्रव्यमान के अकॉर्डिंग किया, हमने घनत्व के अकॉर्डिंगली किया, अभी हम उसके वेट के अकॉर्डिंगली भी अपेक्षिक घनत्व को कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी फाइंड ही क्यों करनी, ये भी आप पूछोगे कि आखिर ये रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षिक घनत्व फाइंड कर ही क्यों रहे हैं। तो इसलिए करें क्योंकि यही डिसाइड करके देने वाला है कोई चीज तैरेगी या डूब जाएगी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी ही तय करके देगी कि कोई चीज तैरने वाली है या कोई चीज डूब जाएगी। भैया ऐसा नहीं है कि पहले नाव बनाएंगे, पानी में उतार के चेक करेंगे डूब रही कि नहीं, हमें पहले से पता होगा कि वो डूबेगी या तैर जाएगी। ठीक है, आइए देखिए कैसे होता है, हम उसकी चर्चा करना शुरू करते हैं। मैं कहता हूं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ का आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर हमने घनत्व ज्ञात किया, अब आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आयतन आपको ज्ञात करना बड़ा ही आसान सा होता है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, इसको तो आप कर ही लेंगे। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, बड़ा ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। आपको पता है कि अगर मुझे हटाए गए द्रव के भार के बराबर बिवेंट फोर्स लग रहा है और मुझे आयतन ज्ञात करनी है किसी की, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, बहुत ही सिंपल। रेगुलर सरफेस होता है तब तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। जैसे मान लीजिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है पता है, आयतन किसका कैलकुलेट करना है। मैं कहता हूं ना, एक आलू दिया आपको ऐसा आड़ा टेढ़ा सा,
इसका आयतन बताओ। अब आपको मैं अगर है ना, एक मैं कहता हूं कि आपको एक मौसम्बी दिया है, तो इसका तो आप निकाल दोगे, बिल्कुल गोल होगा, निकल जाएगा। मैंने एक आलू दिया, आप निकाल के बताओ। आलू तो चलो भैया, मैंने कहा ना अदरक ले लो, ऐसा कुछ भी निकला होता है इस तरीके से। अब इस अदरक का बताओ आयतन भैया, कैसे बताओगे भाई? इर्रेगुलर शेप है ना, इसका आयतन बताना बड़ा ही कठिन सा काम है। तो इसका आयतन बताने का एक बढ़िया तरीका है, क्या करो आप इसके अंदर में है ना पूरा लबालब पानी भर दो, बिल्कुल यहां तक, एकदम पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। लो, इसके ऊपर अपन पानी भरते हैं। चलो कंटेनर फिर से बनाना पड़ेगा, पानी तो भर दूं। पूरा लबालब पानी भरा हुआ है। चलिए कंटेनर फिर से बनाते हैं। ये रहा मेरा कंटेनर। इस कंटेनर में हमने पूरा पानी भर दिया। अब देखो भैया, अब है ना इसके अंदर एकदम ऊपर तक भरा हुआ है ना। अब इसके अंदर जिस भी इरेगुलर सरफेस का आपको निकालना है वॉल्यूम, ठीक है, उसको इसके अंदर में डुबा दीजिए। ये ऐसा एक आड़ा टेढ़ा सा पत्थर इसके अंदर हमने डुबाया। ये जैसे इसके अंदर में आप डिप करेंगे, आप पाएंगे कि इसमें से जो पानी है ना, ये इसमें से बह करके नीचे गिर गया, इधर से बह करके नीचे गिर गया, पानी इधर से भी बह करके नीचे गिर गया। अब पानी जो नीचे बह करके गिरेगा, ठीक है, वो क्या होगा भाई? तो इस पात्र में इकट्ठा हो गया। एक पात्र है, एक ट्रे में मैंने एक ग्लास रखा है, उस ग्लास के अंदर उस ऑब्जेक्ट को डुबाया, तो ग्लास से पानी ओवरफ्लो करके, ग्लास से क्या हुआ है, यहां से ये पानी ओवरफ्लो करके नीचे गिरा है। ये पानी जो ओवरफ्लो करके क्या हुआ था, नीचे गिर गया। ये ओवरफ्लो करता हुआ पानी जो है नीचे गिर गया। अब ये नीचे गिर गया। अब जब ये नीचे गिर गया है तो यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जो पानी है, इस पानी को किसी भी कंटेनर में रख दीजिए, पानी तो उसका शेप ले लेगा। मान लीजिए एक सिलेंडर में ही मैंने रख दिया। ऐसा मैंने क्या किया, एक सिलेंडर में ही ले आकर के रख दिया। तो एक सिलेंडर में जब मैं रखूंगा तो इस सिलेंडर के आयतन के बराबर हो जाएगा। एक सीधी खड़ी ग्लास में रख दीजिए, इसके आयतन के बराबर, इसके आयतन के बराबर, इस वाले पानी को उठा के इसमें डालिए, इसके आयतन के बराबर हो गया। तो इसका आयतन निकालना कितना आसान है। ऐसे नहीं निकाल सकते भैया कि भाई ये आड़ा टेढ़ा सा कुछ शेप है, उसका आयतन निकालना है, बड़ा टिपिकल काम। लेकिन जब मैंने किसी चीज में इसको डिप कर दिया, पानी में डिप किया और इस पानी को निकाल के किसी दूसरे बर्तन में रखा, अब उस बर्तन के आयतन के बराबर हो जाएगा, तो इसके आयतन को हमें निकालना आसान हो जाता है। इस तरीके से हम किसी भी इरेगुलर सरफेस का, किसी भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट का बेसिकली हम आयतन निकाल पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं कहता हूं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से किसी पदार्थ का आयतन ज्ञात करना। देखिए, मान लीजिए किसी पदार्थ का आयतन है, वायु में उसका भार W1, V आयतन कहते हैं, W1 है, तथा द्रव में उसका भार W2 है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से हटाए गए द्रव का भार वस्तु में भार के कमी के बराबर होगी। मतलब VdG जो होगा वो W1 माइनस W2 के बराबर होगा। भाई यही तो कहा, हटाए गए द्रव का भार कितना होता है, VdG के बराबर। V क्या भाई, आयतन, D घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण, W1 मतलब द्रव वायु में भार, और ये जल में भार, यानी ये जो है ये भार में कमी। अब आयतन चाहिए आपको, तो V इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, W1 माइनस W2 अपॉन में DG। V इक्वल्स टू W1 माइनस W2 मतलब भार में कमी बटा में घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान रखेंगे, यहां तक अभी हमने किसी ठोस के, मतलब ये अपेक्षित घनत्व की बात नहीं कर रहे, उस ठोस के घनत्व की बात नहीं हो रही, उस जल के घनत्व की बात हो रही। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए, किसी वस्तु का वायु में भार 15 kg है। ठीक है, वायु में भार अर्थात W1 आपको दिया गया है 15 kg। पानी में भार 13 kg है। जल में भार W2 है 13 kg। अब हमसे कह रहे हैं वस्तु का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए। वस्तु का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए।
तो आपेक्षिक घनत्व के लिए अभी हम लोगों ने बात करी कि भैया क्या होता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व वायु में भार बटा में भार में कमी, यही होता है ना, वायु में भार बटा में भार में कमी, अर्थात यह होता है W1 अपॉन W1 माइनस W2। W1 15 माइनस 13, यही होगा 15 माइनस 13, ठीक है। तो 15 बटा में ये हो गया भैया हमारा कितना 2, यानी 7.5। अब जो आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व जो है ये कितना होगा 7.5। अब एक और पॉइंट समझिएगा, क्या इसकी कोई यूनिट होगी, कोई डायमेंशन होगी? नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी कोई डायमेंशन? क्योंकि ऊपर भी भार था नीचे भार था, कैंसिल हो गया। ये आपेक्षिक घनत्व है ना, घनत्व बटा में घनत्व, भैया डायमेंशन नहीं होगी। रिलेटिव जितने भी हमारे रेशियोज होते हैं उनकी कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशन लेस है। तो कितना होगा भैया इसका आपेक्षिक घनत्व? 7.5। आपेक्षिक घनत्व बराबर 7.5। रिलेटिव डेंसिटी 7.5 है। कैसे निकालते हैं? आसान था ना काम, है ना, सीधे सिंपली फॉर्मूले में रखा और हमारा आंसर यहां पर बन गया। चलिए तो और आगे बढ़ाया जाए थोड़ा सा मामले, और मामला ये कहता है भाई कि इस सेशन को कर लिया जाए अब समाप्त, है ना। तो इस सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त, क्योंकि हम लोगों ने इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझना था, समझ लिए, ब्यूएंसी को समझना था, इसको भी समझ लिए। तो भाई आगे आने वाले सेशन में हम बात करेंगे फ्लोटेशन की, कि किस तरीके से कोई चीज तैरती है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने अभी ये टॉपिक्स देखा उसी तरीके से आप बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी सिंपली बने रह सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ये पूरे ही कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेसिस पर है। इसका मतलब होता है आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो या फिर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, सभी स्टेट बोर्ड्स में भी अब एनसीईआरटी को फॉलो की जाती है। मतलब ये पूरा कोर्स कंटेंट आपके लिए लागू होता है। और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए आप सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां से लिंक को फॉलो करके चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा डिजाइन की गई है आपके लिए, और अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आपके कोई सजेशंस, कुछ सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई अनाउंसमेंट आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।